अपनी पत्नी को भूल कर भी यह 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। पुराने समय की बात है। एक गांव में मदन नाम का एक आदमी रहता था। मदन मन से बहुत ही भोला भाला था और बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था और मदन की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और मदन के छोटे छोटे बच्चे भी थे। मदन अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और मदन अपने घर में अकेला ही काम करने वाला था। जिस गांव में मदन रहता था उस गांव में सबसे गरीब केवल मदन ही था। उसके अलावा गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं था। तो हर कोई मदन की पत्नी और मदन का गरीब होने के कारण उनका मजाक उड़ाया करते थे। मदन अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनके पशुओं को चराया करता था और इसी वजह से मदन का घर खर्च चलता था और 2 वक्त का भोजन मिलता था। परंतु एक दिन की बात है, मदन जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उस सेठ ने मदन को बुलाकर मदन को कहा कि मदन, अब तुम्हें कल से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारे जो पिछले महीने की पगार बाकी है उसे भी तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद मदन सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। मदन बहुत ही दुखी होता है और फिर अपने घर जाकर मदन अपनी पत्नी को जैसे ही पैसे देता है तो मदन की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद मदन जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से मदन अपने घर पर ही रहता था, क्योंकि मदन के पास कोई भी काम नहीं था। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु मदन को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद मदन इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से हम भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आया जब मदन के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। मदन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लग जाता है। और फिर एक रात मदन को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और फिर दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो मदन घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। मदन जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने लगता है तो मदन को एक महात्मा दिखाई देते हैं। जैसे ही मदन को महात्मा दिखाई देते हैं तो मदन महात्मा के नजदीक जाता है और महात्मा मदन को देखकर आंखें खोल लेते हैं। मदन उस विद्वान महात्मा को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है और मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिसकी वजह से मेरा घर परिवार ठीक तरह से चल सके। इस प्रकार विनती करने पर वह महात्मा मदन की ओर देखते हैं और वह महात्मा मदन की ओर देखकर पता लगाते हैं कि मदन बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वह महात्मा मदन से कहता है कि मदन, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के पास में जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे
तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा, और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भाग या लकड़ी काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी, और इस तरह तुम अपने घर को आराम से चला सकते हो और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर महात्मा मदन को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को किसी दूसरे आदमी या औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वो किसी प्रकार की वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। मदन सीधा साधा इंसान था। मदन उस महात्मा के द्वारा बताए गए उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ के पास जाकर मदन उस पेड़ से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी अनाज मांगता है। जैसे ही मदन पेड़ से एक बोरी अनाज मांगता है तो झट से न जाने कहां से एक बोरी अनाज मदन के पास आ जाती है। मदन उस अनाज की बोरी को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अनाज की बोरी देता है, जिससे वे सभी भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन मदन ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं अनाज कहां से लाया हूं, परंतु जैसे ही मदन दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है और मदन उस पेड़ से 10 सोने की मुद्राएं मांगता है, जैसे ही मदन मांगता है झट से वो पेड़ 10 सोने की मुद्राएं दे देता है और मदन 10 स्वर्ण मुद्राएं पाकर खुश हो जाता है और अपने घर पर आ जाता है। घर आकर मदन अपनी पत्नी को 10 सोने की मुद्राएं देता है तो मदन की पत्नी बहुत खुश होती है और उसके बाद मदन अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद मदन अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता है, मगर मदन को इस बात का पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, लेकिन उस बात को भूलकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए। मदन इसी तरह रोज 10 सोने की मुद्राएं उस पेड़ से मांग कर लाने लगा, और फिर एक दिन की बात है जब मदन अंत में उस पेड़ से हजारों स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता है, और जैसे ही मदन मांगता है तो झट से एक बोरी स्वर्ण मुद्राएं मदन के सामने आ जाती है। मदन उस बोरी को अपनी पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। वे स्वर्ण मुद्राएं पाकर मदन बहुत धनवान हो गया। मदन के पास बहुत सारा धन हो गया। मदन जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उस सेठ से ज्यादा तरक्की मदन ने कर ली और मदन उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। यह सब देखकर मदन के गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह मदन इतना धनवान कैसे हो गया। मदन से अगर कोई इस बात को पूछता कि आखिर तुम इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गए, तो मदन किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि मदन से उस विद्वान महात्मा ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग मदन को छोड़कर मदन की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। मदन की जो पत्नी थी वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी, तो उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो मदन की पत्नी ने सारी बातें गांव वालों को बता दी कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है। तो देखते ही देखते मदन एक दिन फिर से उस पेड़ के पास धन लेने के लिए जाता है, तो वह पेड़ मदन को धन नहीं देता है। मदन कई बार उस पेड़ से धन मांगता है, मगर मदन के मांगने पर भी वह पेड़ मदन को कुछ नहीं देता है। उस दिन मदन फिर अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब मदन दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है तो उस दिन भी मदन कई घंटे तक उस पेड़ से धन मांगता ही रहता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मदन निराश होकर वह अपने घर आ जाता है। मदन अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान,
आज मैं उस पेड़ के पास जाकर आया हूँ, लेकिन उस पेड़ से मैंने धन मांगा तो उस पेड़ ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को उस पेड़ के बारे में बता तो नहीं दिया? मदन की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात को नहीं छुपाती थी। तो मदन की पत्नी मदन से कहती है कि पिया जी, जब मुझे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कहां से आया, तो मैंने उन सबको उस पेड़ के बारे में बता दिया। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर मदन समझ जाता है कि सारा दोष मेरी पत्नी का ही है। उसके बाद मदन अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। मदन के पास जो धन था वो भी धीरे धीरे खर्च होता गया और देखते ही देखते मदन फिर अमीर से गरीब होने लगता है। देखते ही देखते मदन की पहले जैसी स्थिति हो जाती है। मदन के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। एक दिन फिर मदन और उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तब मदन अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें न बताता तो आज यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। फिर मदन उस महात्मा को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, मगर मदन को वह महात्मा पूरे जंगल में नहीं मिलता है। फिर ढूंढते ढूंढते कई घंटे बाद वह महात्मा मदन को मिल जाता है। महात्मा मिलते ही मदन उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हैं। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे भाग्य विधाता हो। हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। उसके बाद वह महात्मा मदन से कहता है कि मदन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह पुरुष हमेशा ही जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं कि मदन, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। वह महात्मा मदन को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उस कमाई के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है। दूसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी। उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर
आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, इसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी और आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है। उनके मन में इनकी अपनी इच्छा ही छुपी होती है और यह अपनी बातों को दूसरे लोगों को नहीं बताती है, मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को बता देती है। अगर आप अपने अपमान के बारे में बता देते हैं तो इसमें आपकी ही हानि होती है। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्रियों को यह 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।